नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर मैंशन में। दूसरी ओर कपूर मैंशन में जानवी कपूर बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। उसके चेहरे पर काफी टेंशन के भाव थे और वह बेसब्री से अपने फोन को घूरे जा रही थी। तभी उसका फोन बजता है। फोन की आवाज सुनते ही जानवी कपूर हड़बड़ा कर पूछती है, क्या काम हुआ? वह मरी। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। वही उसकी हड़बड़ा सुन सामने से एक आवाज आई, काम हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। वही काम हो गया है। यह सुनकर तो जानवी कपूर का चेहरा खिल गया। लेकिन प्रॉब्लम सुनकर वह कठोर आवाज में पूछता है, क्या हुआ है? मैंने तुमसे कहा था कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो सामने से गंभीर आवाज आई, मेरे आदमियों ने पता करवाया है। जिस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ, वह ट्रक और उस लड़की की कार दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिर गई। लेकिन हमें यह नहीं पता कि वह जिंदा है या मर चुकी है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, वहां से नीचे गिरने वाले इंसान आज तक कभी जिंदा नहीं आए। तो शायद वो मर गई होगी। यह सुनकर जानवी कपूर पागलों की तरह हंसने लगी। लेकिन फिर भी वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए वह सामने वाले को ऑर्डर देने के लहजे में बोली, तुम इस बारे में पता करो। मुझे पक्की खबर चाहिए। वह जिंदा नहीं होनी चाहिए। और अगर वह घायल है और जिंदा है तो उसे मार दो। उसके बाद मुझे फोन करना। वही यह सुनकर सामने से एक खौफनाक आवाज आई, जबान संभाल कर बात करो। और मुझे ऑर्डर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जानवी कपूर को एहसास हुआ कि उसने क्या किया। वह थोड़ी डरी हुई आवाज में बोली, नहीं, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही थी। मैं बस तुम्हें बता रही थी। और यह सब कुछ सुनकर मैं थोड़ा सा खुश हो गई थी। उसे ज्यादा कुछ नहीं। तभी सामने से वापस क्रीपी सी आवाज आई, वैसे काम तो हो गया है। तुम पेमेंट देने कब आ रही हो? यह सुनकर जानवी कपूर का दिल दहल गया। वह जानती थी कि वह इंसान किस पेमेंट की बात कर रहा है। लेकिन अगर अनाया की मौत की कीमत वह चीज भी थी तो वह उसे इंसान को देने के लिए तैयार थी। जानवी थोड़ी डरी हुई आवाज में बोली, पहले मुझे पक्की खबर दो, बाद में मैं तुम्हें पेमेंट भी दे दूंगी। जानवी की बात सुनकर वह इंसान थोड़े कड़क आवाज में बोला, क्या मैं तुम्हें बच्चा नजर आता हूँ जो तुम मुझे टाल रही हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी दुनिया में हर चीज की कीमत होती है और हमारी कीमत पहले ही तय हो चुकी है कि तुम जब भी मुझसे कोई काम करवाती हो तो उस चीज की कीमत क्या होती है। उसकी बात सुनकर जानवी कपूर की रीढ़ की हड्डी तक डर गई। वह जानती थी कि अब वह अपनी बात से मुकर नहीं सकती। वह थोड़ी डरी हुई आवाज में बोली, ठीक है, कल या परसों में वहां जाऊंगी जहां तुम बुलाओगे। यह सुनकर उसे इंसान के चेहरे पर एक क्रीपी सी मुस्कान आ गई और वह अपने सीने पर गंदी तरह से हाथ फेरा कर बोला, यह हुई ना मेरी डार्लिंग वाली बात। आई एम वेटिंग फॉर यू बेबी। आई एम टू एक्साइटेड। मैं होर्नी हो चुका हूँ। इतना बोलकर वह फोन रख देता है। वही उस इंसान की इतनी अजीब बातें सुनकर जानवी कपूर का दिल दहल रहा था। वह डरी हुई आवाज में बोली, पता नहीं इस बार वह इंसान मेरा क्या हाल करेगा। पिछली बार मैं एक हफ्ते तक बीमार हो गई थी और तकरीबन मुझे मौत जैसा एहसास हुआ था। वह पूरा जानवर है और बिस्तर पर तो वो कुछ ज्यादा ही अजीब था। लेकिन उसने मेरा काम किया है तो मुझे जाना ही होगा। यही सोचते हुए वह अपना सिर हिला देती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वह दौड़ते हुए नीचे भागी अपनी माँ से मिलने के लिए। लेकिन उसे अपनी माँ रवीना नीचे कहीं नजर नहीं आई। तभी उसे याद आया कि वह अपने कमरे में होगी। तो वह जैसे ही अपने मॉम डैड के कमरे के पास पहुंची, उसने अपने डैड की गंभीर आवाज सुनी। वह लड़की का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऊपर से मुझे अपने शेयर्स भी उसे देने पड़े अपनी कंपनी बचाने के लिए। मेरे आदमी कब से उसे खोज रहे हैं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा। तभी रवीना कपूर नफरत भरी आवाज में बोली, यह लड़की पूरी मुसीबत की दुकान है। ना तो उसकी माँ मुझे चैन से जीने दे रही थी, ना यह जीने दे रही है। फिर वह अपने पति को देखकर दांत पीसकर बोली, मैं सच कह रही हूँ राजेश, अगर बात इस ऐशो आराम की जिंदगी और इस प्रॉपर्टीज की नहीं होती तो मैं उसे बिगड़ल लड़की को अपने हाथों से मार डालती और यह किस्सा यही खत्म कर देती। वहीं रवीना कपूर की बात पर राजेश कपूर कुछ नहीं बोलना। वह एक बाप होकर अपनी ही बेटी के मर्डर की बात सुनकर वो इतना खामोश था जैसे वह किसी दुश्मन के मौत की खबर सुन रहा हो।
तभी दरवाजे से एक शातिर आवाज आई, मॉम आपको यह करने की जरूरत नहीं है, वह पहले ही मर चुकी है। हमारा रास्ता साफ हो चुका है, अब यह सब सिर्फ हमारा है। यह सुनकर रवीना कपूर की आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम सच कह रही हो जानवी, वह सच में मर चुकी है? यह तो अच्छा हुआ। तभी जानवी कपूर सातिर तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल वो मर चुकी है। उसकी इतनी औकात कि उसने मेरी बेइज्जती की थी, तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अब उसका सब कुछ मेरा होगा और इस जायदाद पर मैं राज करूंगी। वही उसकी बात सुनकर जहां रवीना कपूर आसमान में उड़ रही थी, तभी जानवी कपूर के गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ा। उस तमाचे की आवाज सुनकर रवीना कपूर और जानवी कपूर की आंखें फटी की फटी रह गई और जानवी कपूर तो अपना सिर झुकाए हुए ही अपने गालों पर हाथ रखकर अविश्वास से सामने खड़े इंसान को देख रही थी। यह तमाचा किसी और ने नहीं, राजेश कपूर ने मारा था, जो किसी पागल की तरह अपनी लाल आंखों से जानवी कपूर को घूर रहा था। जानवी कपूर से भी अब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह गुस्से में दांत पीसकर बोली, यह क्या हरकत है डेट, आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपकी इतनी हिम्मत। वही राजेश कपूर उसके कंधे को धक्का देते हुए पीछे 2 कदम हटाकर गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम बेवकूफ लड़की, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह बेवकूफ हो। तुमने उसे मरवा दिया, तुम जानती भी हो तुमने यह क्या किया। क्या होगा इस न्यूज़ का असर कपूर खानदान पर, और क्या नई मुसीबत लाएगी यह न्यूज़। कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि अनाया की मौत की खबर सुनकर राजेश कपूर बौखला जाता है और वो जानवी पर हाथ उठा देता है। दूसरी ओर जानवी कपूर भी सनकी की तरह अपने सिर पर हाथ मारते हुए गुस्से में बोली, मैंने सही किया, उस घटिया लड़की ने मेरी बेइज्जती की थी, मुझे कंपनी से बाहर निकाला था, तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वैसे भी उसके जाने के बाद इन सब चीजों के ऊपर सिर्फ हमारा हक रहेगा, यह सभी चीज हमारी है। यह सुनकर राजेश कपूर उसे कंधों से हिलाते हुए दांत पीसकर बोला, यह सब कुछ हमारा नहीं, ट्रस्ट में चला जाएगा, और अब अगर यह बात बाहर फैल गई तो यह सारे की सारी चीज हमारे हाथ से चली जाएगी और हमें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा और हमारे हाथों में फूटी कोड़ी भी नहीं रहेगी। वहीं उसकी बात सुनकर जानवी कपूर जब पहले अनाया पर बौखलाई हुई थी और उसकी मरने की खबर से खुश थी, अब वह डर चुकी थी। जानवी ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं डेड, ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो तरीका होगा, यह सब कुछ सिर्फ मेरा है। आप तो उस घटिया लड़की के पिता है, अगर वह मर गई तो यह सब कुछ आपका ही होगा, आपके अलावा अब इन सभी प्रॉपर्टी की मालिक और कोई नहीं हो सकता। आप जरूर झूठ बोल रहे हैं। यह सुनकर राजेश कपूर पागलों की तरह अपने बाल खींचते हुए दांत पीसकर बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने गुस्से पर काबू रखो, और इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। जो तुम यह सानो सोकन की जिंदगी जी रही हो, और तुम्हारी माँ जो हाई सोसाइटी में खुद को एक अमीर औरत दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। यहाँ तक कि तुम लोग जो खर्च करती हो, वह अनाया की परवरिश के लिए जो पैसा हमारे पास आता है, वही है जिसे हम अनाया पर नहीं बल्कि अपने ऊपर खर्च करते हैं। और अगर एक बार अनाया को कुछ हो गया तो यह सब कुछ एक ही साथ ट्रस्ट में चला जाएगा और हमारे हाथ फूटी कोड़ी भी नहीं लगेगी और हमें ऐसे ही बाहर फेंक दिया जाएगा इस घर से भी। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। सालों पहले तुम्हारी माँ भी जल्दबाजी में गीता कपूर को रास्ते से हटाने के लिए उतावली हो रही थी और उसने उसे मारने की साजिश में भाग लिया, जिसकी वजह से वह मर गई, वरना सालों पहले ही यह प्रॉपर्टी हमारी हो जाती। मैं कुछ भी करके गीता कपूर से ही यह सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता, लेकिन तुम्हारी माँ की जल्दबाजी ने हमने सब कुछ खो दिया। अब वही गलती तुम कर रही हो। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ, क्या सच में तुम मेरी ही बेटी हो? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह खाली है। वही राजेश कपूर की बात बौखलाए हुई दोनों माँ बेटी भूत बनकर सुन रही थी। तभी रवीना कपूर सालों पहले की बात सुनकर बौखलाए हुई आवाज में बोली, तुम खुद को काफी शरीफ समझ रहे हो, ज्यादा नाटक मत करो। अगर मैंने वह नहीं किया होता तो तुम उस गीता कपूर के पीछे लड्डू होकर उसके पीछे दुम हिला रहे होते। क्या मुझे नहीं पता है कि तुम किस तरह से उसके पीछे दुम हिलाते थे और उसकी खूबसूरती में खोए रहते थे। यहाँ तक कि शादी के बाद तो तुम मुझे एक नजर देखना भी नहीं चाहते थे और अपनी बेटी तक को इग्नोर कर देते थे और उस अनाया को अपनी गोद में लेकर घूमते थे। इसीलिए मुझे यह सब कुछ करना पड़ा, और अगर मैं नहीं करती तो तुम हम दोनों माँ बेटी को छोड़कर उसे चुड़ैल गीता कपूर के पल्लू से बंध जाते।
वही अपनी माँ की बात सुनकर जाह्नवी को भी दिल ही दिल गीता कपूर से नफरत हुई और उसे सही लगा कि उसकी माँ ने बिल्कुल सही किया। लेकिन अब वह भूल चुकी थी कि उसे अनाया की चिंता करनी चाहिए इन सब बकवास बातों की जगह पर। तभी राजेश कपूर अपने सीखों सहलाते हुए दांत पीसकर बोला, अब इस बात पर अफसोस करने की जगह यह सोचो कि हम मामला कैसे संभाल सकते हैं। तभी जाह्नवी कपूर को कुछ याद आता है और वह कुछ सोचते हुए बोली, टेट, मुझे अभी अभी याद आया, उसे घटिया लड़की की डेड बॉडी नहीं मिली है, उसकी कार खाई से नीचे गिरी थी, हो सकता है वह अभी भी जिंदा हो। यह सुनकर राजेश कपूर के चेहरे पर चमक आ गई। वह तुरंत उम्मीद भरी आवाज में बोला, क्या तुम सच कह रही हो? ठीक है, मैं अपने आदमियों से कहता हूँ, वह उसे खोजें, हमें किसी भी हालत में उसे खोजना होगा, हम उसे खो नहीं सकते, फिर चाहे वह कोमा में ही क्यों ना हो, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा। और अगर वह मरने की कगार पर हो तो और ज्यादा अच्छा है, हम उसकी शादी किसी से करवा देंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का नया मालिक वो बन जाएगा। यह सुनकर जाह्नवी कपूर के चेहरे पर भी शैतानी भाग आ गए। वह बोली, ठीक है डेट, आप उसे खोजिए। तभी राजेश कपूर कुछ सोते हुए बोला, क्या तुमने इस बारे में किसी और को पता चलने दिया है? यह सुनकर जाह्नवी मना करती है तो राजेश कपूर थोड़ी परेशान आवाज में बोला, ध्यान रखना इस बारे में बाहर किसी को पता ना चले, खास करके उस धनंजय ठकराल तक यह बात नहीं जानी चाहिए, वरना हम सब कुछ उसी दिन को देंगे जिस दिन उसे इस बारे में पता चलेगा। वहीं यह सुनकर जाह्नवी कपूर भी समझ गई। वह तुरंत वहां से बाहर चली गई। जाते हुए जाह्नवी कपूर बस अनाया के बड़ी भूल ही गई थी। वो तो उस अनजान आदमी की बात भी भूल चुकी थी। वही वह लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उन लोगों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है और उन लोगों की कही हुई हर एक बात कोई सुन रहा है। वह लोग इस बात से अनजान अपने प्लान को डिस्कस करने लगे थे। वैसे भी उनकी यह बातचीत उनकी जिंदगी में एक बवंडर लाने वाला था। दूसरी ओर राजेश कपूर ने भी अपने आदमियों को अनाया को खोजने का ऑर्डर दे दिया। कौन सुन रहा था इनकी बातें? और क्या होगा जब अनाया को इस बारे में पता चलेगा? क्या लालची कपूर सब कुछ खो देंगे? दूसरी ओर इंटरनेट पर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ था। जो न्यूज़ कुछ वक्त पहले सिर्फ मुंबई के न्यूज़ चैनल पर चल रही थी कि डॉक्टर अनाया ने कोई ऑपरेशन गलत किया है और वह मुंबई के किसी सिटी अस्पताल में है, आज कुछ ही घंटों में वो न्यूज़ पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल पर चलने लगी। पर न्यूज़ में थोड़ा सारा बदलाव था। दुनिया की हर मेगा सिटी के किसी न किसी अस्पताल ने यह दावा किया था कि डॉक्टर ऐना ने यहाँ एक ऑपरेशन किया था और वह काफी सफल रहा है। वही इन सभी खबरों को देखकर कई अंडरवर्ल्ड के लोग और कई सारे रॉयल और अमीर खानदान कंफ्यूज थे, क्योंकि जो डॉक्टर ऐना को खोज रहे थे और अपने काफी सारे लोगों को डॉक्टर ऐना को खोजने के लिए मुंबई रवाना कर चुके थे, उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी न्यूज़ सच है, क्योंकि अफ्रीका के किसी गांव में भी यही न्यूज़ चल रही थी कि डॉक्टर ऐना वहां है, तो वही स्विट्जरलैंड के किसी बड़े अस्पताल में भी वही न्यूज़ चल रही थी कि डॉक्टर ऐना वहां है। इस तरह वेस्टइंडीज के किसी ग्रामीण पछात इलाके में यह न्यूज़ चल रही थी कि डॉक्टर ऐना वहां है, तो वही किसी साउथ अफ्रीका के गांव में भी यही न्यूज़ चल रही थी। इसी तरह से दुनिया भर के ऐसे ऐसे जगह पर यह न्यूज़ पूरी तरह से फैली हुई थी। सभी लोग पागल हो रहे थे डॉक्टर ऐना के लिए। वही यह सब कुछ हर्षवर्धन ने किया था ताकि अनाया के दुश्मन खोज ही ना पाए कि असल में डॉक्टर ऐना कहाँ है। और यह काम इसीलिए भी आसान हो गया कि अनाया दुनिया भर में अपने नाम का परचम लहरा चुकी थी। उसके नाम से ही दुनिया के हर डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता था। जिन जिन जगहों पर अनाया ने लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन किया था, उस हर जगह पर वह लोग अनाया की मदद के लिए तैयार होकर आगे आए और उन्होंने खुद मीडिया में आकर यह गवाही दी कि डॉक्टर ऐना ने 2 दिन पहले यहाँ एक ऑपरेशन किया या फिर 1 दिन पहले यहाँ एक ऑपरेशन किया। हर्षवर्धन अपनी बीवी की नेकी पर खुश था। वह जानता था कि लाखों लोगों का आइडियल बनना आसान नहीं होता। आज जो काम लोग पैसे देकर भी नहीं कर पाते थे, वह काम अनाया ने लोगों के दिल जीत कर किया था। वह बहुत पहले से जानता था कि अनाया लाखों लोगों का इलाज फ्री में कर चुकी थी। हालांकि वह कोई संत महात्मा नहीं थी। जब वह किसी बड़े या नामी अमीर खानदान के किसी शख्स का इलाज करती थी तो वह मुंह मांगी कीमत लेती थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वह पैसों की लालची थी, इसलिए कि वह और हजारों पैसों से दूसरे हजारों लोगों की जिंदगियां संवार सके। उसने तो कई बार वॉर की खतरनाक जगह पर 4-4 दिन जगकर आम लोग और जवानों की जान बचाई थी।
ऐसे कई किस्से थे जहां पर डॉक्टर एना अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जिंदगियां बचाई थी। आज उसी का नतीजा था कि दुनिया का हर शख्स उसके साथ खड़ा था। डॉक्टर सुषमा के केबिन में। दूसरी ओर डॉक्टर सुषमा जो अपने अस्पताल की केबिन में बैठी हुई खुश हो रही थी। अपनी पॉपुलैरिटी प्रसिद्धि से वो अभी ज्यादा खुश होते। उससे पहले उसकी घमंडी सेक्रेटरी भागते हुए आई और थोड़ी परेशान आवाज में बोली, डॉक्टर सुषमा, एक प्रॉब्लम हो गई है। वहीं उसे इस तरह से हड़बड़ाता है देख और बिना परमिशन के अंदर आता देख वो गुस्से से उसे घूरते हैं। डॉक्टर सुषमा गुस्से में बोली, यह क्या हरकत है? तुम भूल रही हो कि मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। वही यह सुनकर वह सेक्रेटरी माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिएगा डॉक्टर सुषमा, लेकिन बात काफी गंभीर है। इतना बोलकर वह अपने फोन पर चल रही न्यूज डॉक्टर सुषमा को दिखाने लगती है। न्यूज कुछ इस तरह की थी, एक मामूली से अस्पताल की डॉक्टर सुषमा जो फेम पाने के लिए इतनी अंधी हो गई कि उसने लीजेंडरी महान डॉक्टर एना पर कीचड़ उछाल दिया, जिसकी वजह से देश भर में उसकी बदनामी हो रही है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं और उसके पुतले जला रहे हैं। कुछ लोग तो उसके मारने तक की बात कर रही है और साइड में कई जगह पर डॉक्टर सुषमा के पुतले जलाए जा रहे थे। इस वीडियो नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि डॉक्टर सुषमा को कई लोग साथ में मिलकर गालियां दे रहे थे, उसके खिलाफ इंटरव्यू दे रहे थे। यह सब कुछ देखकर तो डॉक्टर सुषमा की हार्ट बीट फास्ट हो गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाजी इतनी जल्दी कैसे पलट गई। जो सब कुछ अनाया को फंसाना चाहता था, यानी कि डॉक्टर एना को फंसाना चाहता था और सिटी अस्पताल को बदनाम होना था, उसकी जगह पर वो खुद बदनाम हो रही थी और उसका अस्पताल बीच में पीसा जा रहा था। वो डर के मारे कांपते हुए अपनी सेक्रेटरी से बोली, यह क्या हो रहा है? यह सब कुछ बकवास है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सारे अफवाह फैला रहा है। जल्दी बंद करवा दो इस न्यूज को। यह सुनकर उसके डोर से एक भयानक आवाज आई, यह इतना आसान नहीं है। यह बस एक न्यूज चैनल नहीं है। दुनिया में हर जगह तुम्हारी थूदू हो रही है। मैंने कितनी बार कहा था कि अपने गुस्से पर काबू रखो और खुद पर ज्यादा घमंड मत दिखाओ, लेकिन तुम तो बस एक दो ऑपरेशन करके ही चने के झाड़ पर चढ़ गई थी। और भूलो मत, तुम्हारे सामने कोई और नहीं इस अस्पताल का दिन खड़ा था, जो डॉक्टर सुषमा की तरह ही लालची इंसान था, लेकिन उसे पता था कि कब रुकना है और कब अपनी लालच दिखाना है। पहले जब डॉक्टर सुषमा काफी नाम कमा चुकी थी, इसीलिए वह इतनी बदतमीजी और इतने गलत ऑपरेशन करने के बाद भी डॉक्टर सुषमा को अपनी अस्पताल में रखा हुआ था। लेकिन डॉक्टर सुषमा की इस हरकत से वह भी नाखुश था, इसीलिए वह यहाँ उसे जवाब मांगने आया था। वही उसे वहां देखकर डॉक्टर सुषमा गुस्से में बोली, आप मुझे इस तरह से बात नहीं कर रहे सकते। मैं महान डॉक्टर सुषमा हूँ। आपको पता है कि मेडिकल की दुनिया में कोई मेरे जितना काबिल नहीं है। उसकी बात सुनकर वह डीन घटिया तरीके से हंसकर बोला, वह तो मुझे पता है कि तुमने कितने लोगों की जान ली है। तुम्हें डॉक्टरी का डी भी नहीं आता, लेकिन पता नहीं तुम फेमस कैसे हो गई, और इसीलिए मैं आज तो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन तुम आज ही रिजाइन दे रही हो और यह क्लियर कर रही हो कि तुम्हारा इस अस्पताल से कोई लेना देना नहीं। वही यह सुनकर डॉक्टर सुषमा बौखला सी जाती है। क्या डॉक्टर सुषमा अब बच पाएगी? और क्या आगे चलकर डॉक्टर सुषमा अनाया के खिलाफ क्या साजिश करेगी? डॉक्टर सुषमा के केबिन में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से डॉक्टर सुषमा अपने ही खोदे हुए कड़े में गिर गए। यहाँ तक कि उसके अस्पताल के डीन ने भी उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सुषमा बौखलाई हुई आवाज में उसे दिन को रिजाइन करने से मना कर देती है। वो दांत पीसकर बोली, आप मेरे साथ ऐसा बीएफ नहीं कर सकते। आप एक महान डॉक्टर की बेइज्जती कर रहे हैं। वही उसकी बात सुनकर वह डीन भी उसे घूरने लगा, जैसे वह कोई बेवकूफ हो। फिर वह हंसते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है। 6 बजे से पहले तुम पब्लिकली यह अनाउंस करोगी कि तुम्हारा इस अस्पताल से कोई लेना देना नहीं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसके आगे तुम्हारे साथ जो होगा वह तुम खुद देख लेना। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। वहीं उसकी बात सुनकर डॉक्टर सुषमा अपनी टेबल पर रखी हुई फाइल को नीचे फेंकती और बौखला सी गई। फिर वह अपनी लाल आंखों से न चाहते हुए दिन को घूरकर बोली, मैं देख लूंगी तुम्हें। तुम सभी लोगों ने मुझे बदनाम किया है ना, मैं तुमसे चुन चुन के बदला लूंगी। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से बाहर चली गई।
उसे दिन की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था दिन बस खोखली धमकी दे रहा है, वह कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इस वक्त डॉक्टर सुषमा को डॉक्टर ऐना से बदला लेना था। यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा था। उसके हिसाब से डॉक्टर ऐना ही इन सब मुसीबत की जड़ थी। अगर वह नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता और उसकी इतनी बदनामी नहीं होती। सिंघानिया हाउस में दूसरी ओर सिंघानिया विला की हालत बिल्कुल उलट थी। हॉल में मिस्टर सिंघानिया बैठे हुए थे, जो काफी परेशान लग रहे थे और अपने बेटे और बहू की राह देख रहे थे, जो अस्पताल से घर आने वाले थे। जैसे ही सारंग सिंघानिया घर आता है, उसके पिता उसे गुस्से में डांटे हुए बोले, तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। सारंग सिंघानिया भी जानता था कि वह क्या बात करना चाहते थे, इसीलिए वह और उसकी बीवी सामने ही सोफे पर बैठ गए। मिस्टर सिंघानिया अपने बेटे को घूरते हुए बोले, सबसे पहले तो यह बताओ, मेरे पोते का एक्सीडेंट किसने किया? यह सुनकर सारंग सिंघानिया नजरें चुराते हुए बोले, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता डैड। यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, तो पता करो, कोई ऐसे ही मेरे पोते को मारने की कोशिश करेगा और हम लोग हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठने वाले। और दूसरा, यह ऑनलाइन क्या चल रहा है और क्या सच में शुभ का इलाज मिरेकल डॉक्टर ऐना ने किया है? यह सुनकर त्रिशा सिंघानिया हामी भरते हुए बोली, हाँ पापा जी, शुभ का इलाज उसी डॉक्टर ने किया है, लेकिन हमारे शुभ की हालत अभी भी खराब है। यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया परेशान होकर बोले, क्या बात है, मुझे अभी बता दो। यह सुनकर अनाया ने जो कुछ भी उन्हें बताया था कि किस तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, वह सारी डिटेल मिस्टर सिंघानिया को दे देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद वह परेशान हो जाते हैं। वह परेशान भरी आवाज में बोले, अगर इतना सब कुछ हुआ है तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? और यह डॉक्टर ऐना के बारे में अफवाह कौन फैला रहा है? यह सब कुछ हो क्या रहा है? इसकी वजह से हमारी कंपनी के शेयर्स में भी बदलाव आ रहा है। यह सुनकर सारंग सिंघानिया वह सब कुछ भी बता देते हैं कि किस तरह से डॉक्टर सुषमा ने वहां तमाशा किया था। सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर सिंघानिया गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, उस डॉक्टर सुषमा को बर्बाद कर दो। उसने मेरे पोते की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ तुम उसकी जिंदगी के साथ खेलो और इस कदर खेलो कि वह आइंदा से अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक ना रहे। सारंग सिंघानिया भी पहले से गुस्सा था, तो वह हमें सिर हिला देता है। तभी मिस्टर सिंघानिया परेशान होकर बोले, सुब का दूसरा ऑपरेशन कब है? और मुझे उस डॉक्टर ऐना से मिलना है, मुझे उसका शुक्रिया करना है। आखिरकार उसकी वजह से मेरा पोता जिंदा है। यह सुनकर सारंग सिंघानिया को कुछ याद आता है और वह परेशान होकर बोला, देख, क्या आप डॉक्टर ऐना को पहले से जानते हैं? यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया नामे सिर हिलाते हुए बोले, नहीं, मैं तो उसे कभी नहीं मिला। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो डॉक्टर ऐना जो कुछ भी उसे बताया था वह उसे बता देते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया बोले, अब तो हमें उसे मिलना ही होगा। लगता है जरूर कुछ ऐसा है जो हमसे छूट रहा है और तुम इस बारे में इन्वेस्टिगेशन भी करवाओ। सारंग सिंघानिया भी हमें सर हिला देता है। वह लोग वापस अस्पताल जाने वाले थे, इसीलिए वह फ्रेश होने चले गए। हर्षवर्धन के विला में दूसरी ओर हर्षवर्धन के विला में अनाया प्रिंसेस ट्रीटमेंट एंजॉय कर रही थी, क्योंकि जब से उसे चोट लगी थी तब से हर्षवर्धन उसे एक बार भी चलने तक नहीं दे रहा था। अनाया ने अपने पैर का इलाज खुद ही कर लिया था। उसे पता था कि उसे निकेब पहनने की जरूरत थी, वह भी लंबे वक्त के लिए, वरना उसका घुटना टूट सकता है। इसीलिए उसने अपने पैर को सीधा रखने के लिए निकेब पहन लिया, जिसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। और इसी का फायदा उठाते हुए हर्षवर्धन उसे हर जगह पर गोद में उठाकर फिर रहा था। उसे तो यही चाहिए था कि अनाया उसके करीब रहे, और उसकी चोट ने वह मौका उसे दे दिया था और उसके साथ साथ वह अनाया का फायदा भी उठा रहा था। जब कभी भी वह उसे गोद में लेता तो उसकी बॉडी को सहला देता, उसे छेड़ देता या फिर उसे काट लेता, उसके होठों पर टूट पड़ता, हर बार उसे तंग करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता। हर्षवर्धन इस वक्त किसी 22-23 साल के टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा था। कोई नहीं कह सकता था कि यह इंसान एक 28-29 साल का मेच्योर उम्र थे। वह अनाया के साथ बच्चा बन रहा था, हालांकि उसके चेहरे पर मैच्योरिटी अभी भी कम नहीं हुई थी। वह मैच्योरिटी उसके बिहेवियर में साफ साफ दिखती थी। कोई भी औरत उसकी ओर अट्रैक्ट हो सकती थी। क्या इनकी यह पीसफुल जिंदगी ऐसे ही चलती रहती
और क्या आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? ब्लू हिल के विला में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षवर्धन के विला में हर्षवर्धन अनाया को गोद में लेकर डाइनिंग टेबल पर बिठाता है और टीवी का रिमोट देते हुए उसके माथे को चूम कर बोला, तुम थोड़ी देर टाइम पास करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। अनाया भी अपनी तारों जैसी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, ठीक है। इतना बोलकर वह टीवी शुरू कर देती है। न्यूज चैनल खुलते ही वहां की न्यूज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हर्षवर्धन को घूरते हुए बोली, यह सब कुछ क्या है? अभी क्या तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो? तो हर्षवर्धन को भी याद आता है कि पिछले 2 दिनों से इंटरनेट पर क्या तहलका मचा हुआ है। वो अनाया को बताना ही भूल गया। यहाँ तक कि अपनी चोट के चलते अनाया ने तो शुभ की भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी। इसीलिए हर्षवर्धन कुकिंग करते हुए उसे पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। सब कुछ सुनने के बाद अनाया न सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मामला अपने आप ही ठीक हो जाता। हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, मुझे पता था मामला ठीक हो जाता, लेकिन उसके लिए 10-15 दिन लगते और मैं नहीं चाहता था कि इतने लंबे वक्त के लिए कोई मेरी बीवी को बदनाम करे। यह सुनकर अनाया हंसने लगती है और अपनी सेक्रेटरी को फोन करके पूरी रिपोर्ट लेती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम को अलर्ट रहने को कह देती है। हर्षवर्धन जो गौर से उसकी बातें सुन रहा था, उसे पता था कि उसकी बीवी अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे छुपा रही है, या फिर कह सकते हैं कि उसके सामने नहीं लाना चाहती। वह भी उसे फोर्स नहीं करता, उसे पता था वक्त आने पर उसकी बीवी खुद सामने से चलकर उसे सब कुछ बता देगी। इसीलिए वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। तब तक खाना भी बन चुका था और मस्ती करते हुए और अनाया को परेशान करते हुए हर्षवर्धन ने उसे सारा खाना खिला दिया। अनाया किसी छोटे बच्चों की तरह अच्छे से खाना एंजॉय कर रही थी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अचानक गायब होने से उसने कपूर खानदान की नींद उड़ा दी थी और कपूर खानदान बौखलाए हुई हर जगह उसे खोज रहा था। यहाँ तक कि जानवी कपूर जो पहले उसे मारना चाहती थी और वह भी अभी पागलों की तरह अनाया के मिलने की दुआएं मांग रही थी, चाहे फिर वह आधी मरी हुई ही क्यों न मिले, लेकिन वह बस मिल जाए, यही दुआ मांग रहे थे। हॉस्पिटल में दूसरी ओर अस्पताल की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि डॉक्टर एना कौन से देश में या फिर कौन सी कंट्री में है, लेकिन उसे हर जगह जहां डॉक्टर एना के होने की खबर या फिर अफवाह हो रही थी, उस हर जगह लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा ही मंडरा रही थी। लोग बार बार अस्पताल में जाकर डॉक्टर एना को खोज रहे थे। किसी को अपने बच्चों का इलाज करवाना था, तो किसी को अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करवाना था, तो कोई ऐसा था जो अपने मालिक का इलाज करवाना चाहता था। कोई पॉलिटिशियन बीमार था, तो कोई ऐसा था जो गरीब राह चलता इंसान था जिसे अपने बच्चों को बचाने की उम्मीद मिली थी। इसीलिए उसे हर जगह भीड़ इकट्ठा होने लगी थी जहां जहां डॉक्टर एना के होने की खबर मिली थी, लेकिन हर किसी को हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। उसी तरह सिटी अस्पताल में भी यही हाल था। अस्पताल पिछले 2 दिनों से खचाखच लोगों से भरा हुआ था। हर को यहाँ पर बस डॉक्टर एना को ही ढूंढने आ रहा था। यहाँ तक कि अस्पताल के डीन डॉक्टर बख्शी को अस्पताल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम करवाना पड़ा, क्योंकि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी लोगों को काबू नहीं कर पा रही थी। कुछ लोग तो बौखलाए हुए अस्पताल में तमाशा भी कर रहे थे और रो रो कर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे थे कि उनके परिजनों को बचा ले। दूसरी ओर डॉक्टर बख्शी इस बात से भी परेशान थे कि उसका नातिन अभी भी होश में नहीं आया था। हालांकि डॉक्टर एना ने जाने से पहले कहा था कि दूसरे दिन शुभ को होश आ जाएगा, लेकिन वह अभी भी बेहोश था। हालांकि हालात क्रिटिकल नहीं थे, उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे और दिखने में ऐसा लग रहा था कि शुभ सो रहा है, लेकिन डॉक्टर बख्शी को बेचैनी हो रही थी। आखिरकार वह उसका नातिन था। अगर कोई आम पेशेंट होता तो वह बेखौफ होकर बैठे होते, लेकिन शुभ उनके जिगर का टुकड़ा था। वह इतने शांत नहीं रह पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने परेशान होकर अनाया को फोन लगाया, लेकिन अनाया का फोन तो उस एक्सीडेंट में ही टूट चुका था, इसलिए फोन बंद आ रहा था और फोन नहीं लगता देख वह और परेशान हो गए। वो सुबह से कुछ घंटे में अनाया को फोन करके उसे इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई बार ईमेल करके शुभ की रिपोर्ट भेजी, यहाँ तक कि कई सारी चीज और भी ट्राई की, लेकिन वह अनाया को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और डॉक्टर एना क्या, उनके पास बस एक ही कांटेक्ट था
उसके अलावा और कोई जरिया नहीं था कि वह डॉक्टर एना को अप्रोच कर सके। पिछली बार भी काफी मुश्किल से उन्होंने उसका कांटेक्ट ढूंढ रहा था। आखिरकार हार मानकर उन्होंने एक डिसीजन लिया। वह जानते थे कि डॉक्टर एना हर्षवर्धन रावत के बहुत ज्यादा करीब है। हालांकि वह हर्षवर्धन से बहुत ज्यादा डरते थे और उन्हें कांटेक्ट करने से घबरा रहे थे, लेकिन बात उनके नातिन की थी, जिसके लिए उन्होंने हिम्मत करके हर्षवर्धन के सेक्रेटरी को कॉल किया। हर्षवर्धन का सेक्रेटरी डॉक्टर बख्शी की सारी बातें सुनी और उन्होंने तुरंत अपने बॉस को इस बारे में इन्फॉर्म किया। हर्षवर्धन जानता था कि उसकी बीवी के लिए उसके पेशेंट कितने मायने रखते हैं, इसीलिए वह डॉक्टर बख्शी को तुरंत कांटेक्ट करता है। डॉक्टर बख्शी हर्षवर्धन का फोन नंबर देखकर खुश होते हुए बोले, मिस्टर रावत मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन प्लीज आप मेरी डॉक्टर एना से बात करवा सकते हैं। बात काफी गंभीर है और डॉक्टर एना मेरा फोन नहीं उठा रही, मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। क्या डॉक्टर बख्शी का फोन कोई बुरी खबर देगा और क्या डॉक्टर सुषमा चलेगी नई चाल? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।